हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि डाइट्स की स्थापना संस्तुत की गई थी। मतलब किसने कहा था कि डाइट्स बनाने जरूरी हैं या कुछ एस्टेब्लिशमेंट जो है डाइट्स का ये कराया जाना चाहिए ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी क्या हो, शिक्षण प्रशिक्षण क्या हो, टीचर को भी मिलता रहे। ठीक है। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 द्वारा, यानी कि इंडियन एजुकेशन कमीशन जो था 1882 द्वारा। अगला है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 टू 49 द्वारा, यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। अगला है माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी कि आप समझते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो कि मुदालिया कमीशन के नाम से जाना जाता है, 1952-53। लास्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। याद रखिएगा हंटर कमीशन भी था, जैसे इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है, बताइए होगा आप लोगों को। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ना 1986 वाली, उसके अंतर्गत ये बात की गई थी कि देखो डाइट्स बनाओ, नवोदय से रिलेटेड काम करो। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन इसी के बाद आया है। बहुत सारी बातें इसके अंतर्गत की गई थी, डाइट्स बनाओ, एससीईआरटी से रिलेटेड काम करवाओ। ये सभी सारी चीजें क्या है 1986 की पॉलिसी के तहत ही क्या किया गया था, कहा गया था। और ये 10+2+3 जो एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा था, इसके आगे भी क्या क्या काम होने चाहिए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण कैसे होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, ये सारी बातें भी जो है कहीं ना कहीं आपकी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी थी 1986 वाली, उसके तहत ही बात हुई थी, जिसको कि पता है आप लोगों को, फिर संशोधित किया गया था 1992 में। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन लाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, श्री अरविंद के अनुसार मानव मन अपनी उच्चतम सीमा तक विकसित हो चुका है, बी अभी भी विकास की प्रक्रिया में है, सी सत चित आनंद के स्तर तक विकसित हो चुका है, या फिर डी के विकास हेतु समुचित शिक्षा की आवश्यकता है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि जो अरविंद जी थे उन्होंने कहीं ना कहीं योग दर्शन के बारे में बात करी है। आप लोगों को पता ही है, ये बाहर से पढ़ के आए थे, उसके बाद ये इंग्लिश के यहाँ प्रोफेसर भी बन गए थे। उसके बाद इन्होंने क्या करा, जॉब स्किप कर दी अपनी। इन्होंने कहा कि यार मतलब कुछ लोगों ने इनको क्या कर दिया, रिवॉल्यूशनरी ऐसे इनके विचार बना दिए कि क्या करें, थोड़ा सा क्रांतिकारी उसमें चले गए और प्रकाशन करने लगे अलग अलग टाइप के अखबारों का या इस तरीके से। ठीक है, फिर इन्हें जेल डाल दिया गया अंग्रेज सरकार द्वारा। और ये सारी कहानी मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कनेक्ट हो सके चीज़ें। ठीक है, योग दर्शन की बात कहाँ से आई। उसके बाद ये पुडुचेरी फिर उन्होंने कहा कि यार जब इनको जेल से रिहा किया गया, उन्होंने कहा कि मैं जहाँ अंग्रेज हैं उस धरती पे कदम नहीं रखूंगा। तो वहाँ पर को पुडुचेरी में अंग्रेजों का अधिकार उस टाइम पे नहीं था, तो ये वहाँ जाके रहने लगे। फिर उन्होंने आप लोगों ने देखा होगा इंटरनल बहुत ज़्यादा चले गए आध्यात्म की ओर, योगा इन्होंने करा। तो योग दर्शन भी इन्हीं से रिलेटेड है। आप बात करेंगे समाकलन शिक्षा कहेंगे, समग्र शिक्षा का कॉन्सेप्ट कहेंगे, ये सब इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में भी इन्हीं से रिलेटेड है, क्योंकि ये नेशनल और इंटरनेशनल ब्रदरहुड का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। इन्होंने इंटरनेशनलिज्म को भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि नकारा, जैसे गांधी जी ने कोई बात नहीं करी उसके संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गांधी जी की कोई बातें नहीं है, लेकिन इनकी बातें हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अरविंद जी के अनुसार अगर मानव मन जो है वो क्या है, अभी भी विकास की प्रक्रिया में है। ठीक है, जो खुद जो एक योगी है, जो एक साधक है, वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, मेडिटेशन करेगा, करता रहेगा, जीवन को जानने की कोशिश करेगा और उच्च ज्ञान और ज्यादा ज्ञान खोजने की कोशिश जीवन में करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कोलकाता के रहने वाले थे, ये आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, चाहे विवेकानंद जी हो, चाहे अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक प्रावधान से संबंधित है। यानी कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो वीकर सेक्शंस हैं एजुकेशनल के फॉर्म में, या समाज के वीकर सेक्शन है, सोशल वीकर सेक्शंस जो हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं बात करता है, उनसे प्रावधान उनके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 21 में या अनुच्छेद 13 में। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46। साथ ही साथ एडिशनल बातें, अनुच्छेद 45 जो है डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंतर्गत रखा गया था, जो आर्टिकल 21A में सुधार के आपका जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन डाला गया। कहीं ना कहीं आर्टिकल 45 में था पहले से, बाद में ट्रांसफर करके यहाँ डाल दिया गया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न हमारे पास है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी जो आपकी 1986 है, एनईपी भी आप इसे बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन वैसे बोलते हैं। तो एक्शन प्रोग्राम की समीक्षा की गई थी।
शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा, यशपाल कमेटी द्वारा, राममूर्ति कमेटी द्वारा या फिर हंसा मेहता कमेटी द्वारा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा ऐसा तो कुछ है नहीं एज सच। यशपाल कमेटी की रिकमेंडेशन थी एनसीएफ 2005 पे, लर्निंग विदाउट बर्डन, जिसका क्या था मेन मुद्दा था। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल इसके अंतर्गत थे। ठीक है, 21 फोकस ग्रुप्स, ये सारी चीजें। अब देखते हैं राममूर्ति कमेटी जो है, राममूर्ति कमेटी ने क्या कराया था, एनईपी का जो 1986 का एक्शन प्रोग्राम था उसकी समीक्षा की थी। ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, संकलनात्मक मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य है। देखिए इवैल्यूएशन हमारे सिलेबस में डाला गया है, तो ये जो संकलनात्मक का मतलब यहाँ पर से एक तरीके से तात्पर्य ये है, देखिए जो सत्रीय फॉर्म में नहीं होता है साल के एंड में, काइंड ऑफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है वर्ष के दौरान सभी परीक्षणों में प्राप्तांकों का योग, बी है वर्ष के अंत में प्राप्तांक, सी है एक परीक्षण में समस्त कक्षा द्वारा प्राप्तांकों का योग, या फिर डी हमारे पास है सेमेस्टर के दौरान सभी परीक्षणों में प्राप्तांकों का योग। ठीक है, पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको पता चल गया होगा इसका आंसर अभी तक क्या है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष के अंत में प्राप्तांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पशु प्रशिक्षित यानी कि एनिमल ट्रेंड किए जाते हैं, परंतु शिक्षक जो होते हैं वो शिक्षित किए जाते हैं, कहा गया है। किसके द्वारा, डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक द्वारा, जॉन डीवी द्वारा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा, या फिर स्वामी विवेकानंद द्वारा। चूंकि देखिए एजुकेशन एक टॉपिक आपके उसमें है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक शिक्षा भी ऊपर से आपके उसमें डाली गई बार बार, चाहे वो एनसीएफ आपका 2023 हो, उसमें टीचर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें भी हैं, चाहे वो आपके पीछे आप देखेंगे एनसीएफ जो है आपका जनरली एनसीएफटी इंडिविजुअल अलग से भी इन्होंने डाला है आपके सिलेबस में, है ना, एनसीटी भी आपके सिलेबस में है। तो ये सब, तो ये जो कथन है ये डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक द्वारा दिया गया है, और साथ ही साथ ये इसलिए भी मैंने डाला है क्योंकि देखिए फिलॉसफी से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं है। प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद जो है वहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पशु प्रशिक्षक यानी कि एनिमल ट्रेन किए जाते हैं, लेकिन शिक्षक जो है वो शिक्षित किए जाते हैं। ये डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड आपका बनाया था, ये प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बात की थी, वो है जो कि जॉन डीवी के क्या थे, आपके स्टूडेंट थे, है ना, जॉन डीवी जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में बात की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कथनों का कौन सा समूह राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिप्रेक्ष्य 2005 से महत्वपूर्ण रूप से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रजातंत्र तथा समानता, न्याय, स्वतंत्रता, पंथ, निरपेक्षवाद, मानवीय अधिकार एवं सम्मान के प्रति आदर से जुड़े मूल्यों से प्रतिबद्धता। अगला है ज्ञान के बारे में त्रुटिपूर्ण धारणा के फलस्वरूप बच्चों को सूचनाओं के बोझ से लादना। अगला है सीखना तथा जो सीखा है उसे आवश्यकता अनुसार छोड़ देने की क्षमता तथा पुनः सीखने की ओर बढ़ना, जिसे नई परिस्थितियों में नम्यता एवं सृजनात्मकता के साथ प्रतिभाग किया जा सके। और लास्ट है आपका सुंदरता एवं कला को मानव जीवन के अविच्छिन्न रूप में ग्रहण करना। यानी कि आप लोगों को पता है जो एनसीएफ 2005 है बेसिकली, वो इनमें से कौन से महत्वपूर्ण जो लाइनें हैं जिससे वो कहते हैं आप कहीं ना कहीं मेल खाता है, उसके बारे में बात कहीं ना कहीं करता है। ठीक है, तो देखिए प्रजातंत्र तथा समानता, न्याय, स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षतावाद, मानवीय अधिकार एवं सम्मान के प्रति आदर से जुड़े मूल्यों से प्रतिबद्धता, ये तो बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन इसलिए भी डाला गया है, साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट यूनिट जो है उसमें कहीं ना कहीं लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, प्रियम्बल जो है, रिलेटेड चीजें हैं उनके बारे में बात की गई है, वहां से भी रिलेटेड जाता है एजुकेशन से। ठीक है, देखिए आप लोग को पता है हमारा जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी प्रियम्बल है, कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत बहुत सारे तत्वों के बारे में बात की, चाहे वो न्याय हो, स्वतंत्रता हो, पंथ निरपेक्षतावाद हो, प्रजातंत्र हो, समानता हो, इन सभी चीज़ों की सभी बिंदुओं के बारे में बात की गई। मैंने आपको बताया था बंधुत्व, इस तरीके से भी टर्मिनोलॉजी, ये सारी चीज़ें क्या की गई हैं, यूज़ की गई हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें तो सही हैं, है ना, क्योंकि अगर आप एक भारत के नागरिक हैं, अगर आप भारत का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ध्यान में रखते हुए भी तो चीज़ें कंडक्ट की जाएंगी। अगला है ज्ञान के बारे में त्रुटिपूर्ण धारणा के फलस्वरूप बच्चों को सूचनाओं के बोध में लादना। देखिए बच्चों को लादना वादना कुछ ऐसा तो हमें करना ही नहीं ना एजुकेशन सिस्टम में, हमें तो बच्चों की मददगार बनना है। अगला है सीखने तथा जो सीखा है उसे आवश्यकता अनुसार छोड़ देने की क्षमता तथा पुनः सीखने की ओर बढ़ना। मतलब जो सीखा है कोई बात नहीं, उसे आवश्यकता अनुसार लिया और छोड़ दिया, फिर दोबारा से सीखने की कोशिश करना और क्रिएटिविटी जागृत करने की कोशिश करना, सृजनात्मकता के साथ परिभाग किया जा सकता है, ये बात तो सही है। फिर है सुंदरता एवं कला के मानव जीवन को अविच्छिन्न रूप में ग्रहण करना, तो ये भी कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत
अंतर्गत बात की गई है कि देखिए कहीं ना कहीं आर्ट एजुकेशन और एस्थेटिक जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। तो पहला, तीसरा, चौथा आपका सही हो गया, दूसरा आपका क्या है, गलत है। देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या है हमारा, सही है, पहला, तीसरा, चौथा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर किसी को ऐसे जूम फॉर्म में देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है। ठीक है, ये इसके कूट थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। डाउन सिंड्रोम एक, देखिए ये आ गया कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी से क्वेश्चन। ठीक है, शारीरिक विकार है डाउन सिंड्रोम एक, मानसिक विकार है, आनुवंशिकी विकार है, ये व्यक्तित्व विकार है। मतलब डाउन सिंड्रोम जो है वो क्या एक तरीके से फिजिकल डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी है, या फिर हेरिडिटिकल जो डिसेबिलिटी है, या फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आप कह सकते हैं। ठीक है, या पर्सनैलिटी डिसेबिलिटी क्या है। तो डाउन सिंड्रोम जो है ये क्या है, आनुवंशिकी विकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कुछ क्रोमोसोम्स वगैरह का इसमें होता है कॉन्सेप्ट, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि सीटेट वाले हर बच्चे को ये पता ही होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के साथ इनमें से किस सबसे अधिक संबंधित करेंगे। मतलब मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा के साथ इनमें से किसको आप सबसे अधिक संबंधित करेंगे। ठीक है, लिता होलिकवर्थ, लेविस एम टर्मन, नैन्सी बेल या क्रिस्टीन इनग्राम। देखिए कभी भी जो क्वेश्चन आता है ना वो कॉन्टेक्ट किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है उससे रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ी ना थोड़ी अवेयरनेस रखनी चाहिए। तो नैन्सी बेल जो है, नैन्सी बेल जो है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या है, मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन के साथ कहीं ना कहीं क्या है, संबंधित है। क्योंकि देखिए उन्होंने कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस फैलाई, उस चीज़ पे काम किया। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्धिक रूप से बधित बच्चे की नहीं है। कौन सी ऐसी विशेषता यानी कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है उससे रिलेटेड नहीं है। वो अपने शारीरिक विकास की दृष्टि से मंदित होता है, यानी कि उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो रिटार्डेड होता है। वह इंद्रिय गतिक या कलात्मक अभिक्षमताओं में औसत से ऊपर होता है। आप देखिए ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, अगला है वह संप्रतिकरण एवं सामान्यकरण की क्षमता में शून्य होता है, यानी कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और जनरलाइजेशन जो होता है उसमें वो जीरो होता है। फिर है वह प्रायः सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय विशेषताएं प्रकट संदर्भित करता है। तो देखिए अब यहाँ पे हम चूंकि हमने खुद ही आप लोग देखते होंगे डिस्क्राइब जब हम करते हैं मेंटली रिटार्डेड वर्ड एक यूज कर दिया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, वो अपनी इंद्रिय गतिक एवं कलात्मक अभिक्षमताओं में औसत बच्चे से क्या होता है, ऊपर। अब देखिए कौन सी विशेषता बौद्धिक रूप से बाधित बच्चे की नहीं है, हमसे पूछा था क्वेश्चन, क्या पूछा था, नहीं है। अब देखिए जरूरी थोड़ी ना है कि वो इंद्रिय गतिक एवं कलात्मक अभिक्षमताओं में औसत से ऊपर ही हो, है ना, नहीं भी हो सकता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कौन सी विशेषता नहीं है, सेकंड वाली। ठीक है, बाकी सब विशेषताएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विधिक परिप्रेक्ष्यानुसार निम्नांकित में से किस दृष्टि तीक्ष्णता स्तर वाला व्यक्ति आंशिक दृष्टिबाधित कहा जाएगा। मतलब पार्शियली अगर कोई बच्चा है उसे पार्शियली प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका जो विजुअलाइजेशन है वो पार्शियली क्या है, कहीं ना कहीं उसे नहीं हो पा रहा अच्छे से, विजुअली इम्पेयर्ड आप उसे कह सकते हैं। तो कब उन्हें कहा जाएगा दृष्टिबाधित, 20 में से 200 या इससे न्यून, 70 में से 20 या और 200 के बीच, 20 100 और 20 70 के बीच, या 20 60 से न्यून। तो याद रखिएगा सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसके साथ साथ में एक एडिशनल क्वेश्चन आपको और बता देती हूँ, अगर पूर्ण रूप से बाधित कह दिया जाता ना दृष्टिबाधित, तो 200 में से 20 वाला आंकड़ा जो है या इससे भी कम वाला आंकड़ा सही माना जाता। पूर्ण बाधित अगर कहा जाता, ये जो है ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार आपके जो अच्छे लेवल के एग्जाम्स हैं वहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से कि देखिए दोबारा से बता दे रही हूँ, 200 में से 20 अगर होगा तो सब मतलब पूर्णतः रूप से बाधित वाला बच्चा आ जाता है नेत्र के रूप में। और अगर 70 से 20 या 200 से 20 के आसपास है तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियली विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, एनोक्सिया का कारण है। ऑप्शन नंबर ए, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी के कारण मानसिक मंदता होना। बी है दुर्बलता के कारण शारीरिक अक्षमता बाधिता। और सी है जीवाणु संक्रमण के कारण श्रवण बाधिता। या फिर डी है मनोवैज्ञानिक कारणों से वाक बधिता। ठीक है,
तो पॉज करने की करिए और आंसर देने की एक बार खुद से भी कोशिश कीजिए। तो एनॉक्सिया जो होता है बेसिकली, ये क्या होता है ना, जन्म के समय जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसके कारण अगर मेंटल रिटार्ड हो जाए बच्चा, ये होता है। ठीक है, कोई दुर्बलता के कारण शारीरिक क्षमता नहीं है, ना कोई संक्रमण वगैरह से होती है, ना ही मनोवैज्ञानिक कारणों से बाधिता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, ईटी यानी कि आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो होती है, में शिक्षण व्यवहार को आशोधित करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न युक्तियां। देखिए, आप लोगों को पता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है अलग अलग तरीके की आजकल हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसके तहत, है ना। आप लोगों को पता है इसकी टाइप भी हैं 3 तरीके के, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच, है ना, सिस्टम एनालिसिस जिसे आप कहते हैं। तो जिसमें कि आप क्या होता है, कुछ चीज़ों का आप छू सकते हैं, कुछ चीज़ों का आप नहीं छू सकते हैं, और कुछ ऐसी कंबाइंड चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आप टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जनरली आती हैं। तो अपने उत्तर को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित सूची से चयन कीजिए। पहला है सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग, अंतःक्रिया विश्लेषण यानी कि इंटरेक्शन एनालिसिस, ठीक है, फ्लेंडर वाला आपको याद ही होगा। क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च, कर्ट लेविन और को याद जाना चाहिए इससे। फिर है हार्डवेयर का प्रयोग और है अवबोध स्तरीय शिक्षण आयोजित करना। ठीक है, अगला है संवेदनात्मक प्रशिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, क्रियात्मक अनुसंधान अनुरूपण, अंतः क्रिया विश्लेषण प्रक्रिया और अभिक्रमित शिक्षण युक्ति। फिर है अभिक्रमित शिक्षण युक्ति यानी कि इंस्ट्रक्शनल टीचिंग टेक्निक्स कह सकते हैं आप, चर्चाएं कह सकते हैं, परियोजनाएं, विचारावेश, क्रियात्मक अनुसंधान और व्याख्यान। ठीक है, व्याख्यान, चर्चाएं, कंप्यूटर का प्रयोग, विचारावेश, परियोजनाएं और शिक्षण युक्तियां। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में शिक्षक का व्यवहार अगर आशोधित करना है तो उसके लिए आपको क्या करनी है। देखिए, मेरे को एक बात बताइए, खुद सोचिए, जब हम कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम भावनात्मक रूप से तो वहाँ पे कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से जुड़े ही नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, शिक्षण व्यवहार की बात हो रही है, व्यवहार के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए, इसके लिए क्या होगा, संवेदनात्मक प्रशिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, क्रियात्मक अनुसंधान रूपण, अंतः क्रिया विश्लेषण और अभिक्रमित शिक्षण युक्ति। ये इसमें क्या है, फ्लेंडर का जो इंटरेक्शन है कहीं ना कहीं वो भी यूजफुल होगा, या इंटरेक्शन एनालिसिस किसी भी तरीके का हो सकता है। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग भी इसके लिए यूजफुल होगी, संवेदनात्मक प्रशिक्षण भी इसके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अर्थ एवं क्षेत्र से संबंधित निम्नांकित में से किन कथनों का समुच्चय है। उत्तर देने के लिए कथनों के नीचे दी हुई कूट सूची से सही विकल्प चुनिए। यानी कि आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका जो मीनिंग है और उसका जो एरिया है वो किन चीज़ों से रिलेटेड है इसके बारे में बताना है। नीचे आपको सेट दिए गए हैं दो, ठीक, पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शैक्षणिक प्रौद्योगिकी यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है में हार्डवेयर प्रस्तुति का माध्यम होता है, जबकि सॉफ्टवेयर में तथ्य या संदेश जो प्रस्तुत किया जाता है वह है। ठीक है, तो ये बात तो कहीं ना कहीं सही है, पहला ऑप्शन। शैक्षिक तकनीकी जो है उसमें हार्डवेयर प्रस्तुति का माध्यम होता है, जबकि सॉफ्टवेयर में कथ्य या संदेश प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी केवल स्मृति स्तर के शिक्षण का संपोषण करता है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि खाली मेमोरी लेवल का वो कर रहा है। देखिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर अच्छे तरीके से यूज ही कौन सा बच्चा कर पाएगा। वैसे तो आजकल सारे बच्चे एडवांस है, छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, लेकिन कौन कर पाएगा, जो थोड़ा सा परिपक्वता की ओर आ गया है अब, या थोड़ा सा आप कह सकते हैं अडोलसेंस वाला एज जो आ गया प्रॉपर, वो सारी चीज़ें पता होंगी मुझे किस तरीके से ये यूज़ करना है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, खाली मेमोरी लेवल थोड़ी ना डेवलप होगा तब बच्चे का, तब तो अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्सिव लेवल भी ऑलरेडी डेवलप हो चुका होगा, तो ये तो गलत बात है। अगला है शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था एजुकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से बाहर है। अब देखिए, ये भी गलत बात बोल रहा है, ये तो दोनों लगातार क्या बोल रहा है, गलत बात। ठीक है, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था एजुकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से बाहर है। अच्छा, बाहर होती तो क्या इतना फायदा होता एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो आजकल हो रहा है। अगला है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है अधिगम परिणामों को स्तंभ बनाना, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, जो आपके आउटकम है, एजुकेशनल आउटकम जो है उसको अच्छा बनाना। तो ये तो कहीं ना कहीं सही बात है। ठीक हो गई बात। आगे देखते हैं, आगे आपका क्या कहना चाह रहा है। अगला है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी केवल अनुबंधन एवं प्रशिक्षण की प्रकारात्मकताओं तक सीमित है। ये भी गलत है। ठीक है, खाली प्रशिक्षण और अनुबंध तक सीमित नहीं है, काफी वाइड एरिया है इसका तो अपने आप में। अगला है, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी जो है में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उपागमों के अनिवर्ती रूप में व्यवस्था उपागम का आगमन हुआ। ठीक है, तो जो हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है उपागमों के अनुवर्ती रूप में व्यवस्था उपागम का आगमन हुआ, यानी कि मतलब हाँ,
पहले हार्डवेयर अप्रोच आई, फिर सॉफ्टवेयर अप्रोच आई। ये बात ठीक है। अगला है बहुल माध्यमों का प्रयोजन अधिगम कार्य में संलिप्तता को लंबी अवधि तक बनाए रखता है। ठीक है, तो ये भी कुछ गलत बात कह रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगला है शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य सामान्य संज्ञानात्मक आदान प्रदान विमर्शीय स्तर के चिंतन का क्या है, हिस्सा है। तो ये बात कहीं ना कहीं क्या है, सही है। ठीक है, तो आप लोग देख ही सकते हैं, आंसर आप लोगों को आई होप समझ में आ ही गया होगा। आपका पहला, चौथा, छठा और आठवां सही है। देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है अगर, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा है ना, अगर कुछ अजीब से क्वेश्चन आ गए पेपर में तो हमें तो हर तरीके की तैयारी करनी है ना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक परीक्षा में 50 छात्रों में से केवल 10 छात्रों ने एक प्रश्न का सही उत्तर दिया। उस प्रश्न का काठिन्य स्तर क्या होगा, मतलब कितना टफ वो क्वेश्चन होगा। वैसे इसका आंसर आपका 80 है, लेकिन विद इन सिलेबस जाए तो थोड़ा हटके क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों के बारे में अलग अलग चीज़ें डाली गई हैं, टीचर का इंटरेक्शन कैसा होगा ये सब होगा, तो ये क्वेश्चन डाल दिया गया इसलिए। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम विकास के जमीनी प्रतिमान में निर्णय कौन लेता है, यानी कि करिकुलम आपके सिलेबस में डाला गया है। जब करिकुलम का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ग्राउंड लेवल पे फैसला कौन करेगा, समुदाय, छात्र, जिले के स्कूल निरीक्षक या फिर अध्यापक। तो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, शिक्षक। ठीक है, जमीनी प्रतिमान पे निर्णय कौन लेगा, शिक्षक लेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य है। क्या है शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य, यानी कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। शिक्षा के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आयामों के बीच की खाई को पाटना, यानी कि थ्योरेटिकल और बिहेवियरल चीजें जो है उसके बीच की जो इन डिफरेंसेस हैं उसको कहीं ना कहीं बांटना, मतलब उसको कहीं ना कहीं क्लियर आउट करना। अगला है शिक्षा की सामान्य धारा में बढ़ती छात्रों की भीड़ को कम करना। देखिए ये तो गलत बोल रहा है सीधे ही, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगला है देश की बेरोजगारी की समस्या को हल करने में मदद करना। देखिए शिक्षा का व्यवसायीकरण का उद्देश्य खाली देश की बेरोजगारी की समस्या को हल करना नहीं है। ठीक है, जो कि वैसे देखा जाए तो गलत सेंटेंस नहीं है, सही है। अगला है व्यवसायिक कौशलों में प्रशिक्षण देकर बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने हेतु सहायता करना। ठीक है, तो देखिए ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो आंसर देती है शिक्षा के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आयामों के बीच की खाई को बांटना। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है भारत में प्राथमिक शिक्षा की कमजोर प्रगति हेतु जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो इतना वीक, उसका जो प्रोसेस है इतना वीकली क्यों चल रहा है, इतना वीक क्या क्यों चल रहा है, उसके लिए कौन महत्वपूर्ण कारक है जो जिम्मेदार हैं। छात्रों और अभिभावकों के अभिप्रेरण का निम्न स्तर, यानी कि मोटिवेशन जो है, चाहे वो स्टूडेंट की हो चाहे उनके पेरेंट्स की हो, वो उसका जो लेवल है बहुत ज़्यादा लो है, अच्छा नहीं है। स्कूलों में संरचनात्मक सुविधाओं की कमी, यानी कि स्कूल जो है उसमें जो अंदर सामान होना चाहिए, स्कूल के संरचना में किसी भी तरीके का जो सामान हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। अगला है स्तरहीन शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी कि जो आपकी जो टीचिंग मटेरियल यूज़ हो रहा है वो स्तरहीन है। ठीक है, उसका लेवल मतलब आप कह सकते हैं लो लेवल का है। फिर है बिना परीक्षा के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, आपने प्रमोट कर दिया बच्चे को बस अगली क्लास में। देखिए स्तरहीन आप कह सकते हैं भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है ना उसकी जो कमजोर प्रगति है उसके लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है, एक तो छात्र और अभिभावकों के अभिप्रेरण का निम्न स्तर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे यार पैसा खर्च होगा, ये होगा होगा, रहने दो, मत पढ़ाओ। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे आपको रास्ते में मिल जाएंगे पैसे मांगते हुए, ये सब करते हुए। अब गवर्नमेंट तो सुविधा प्रोवाइड करा रही है ना, इवन गवर्नमेंट अवेयरनेस के लिए काम भी कर रही है। अब वो अलग बात है कि जो मेनली बेचारे जिनको जरूरत होती है वहां तक मदद नहीं पहुंच पा रही होती है, मदद कहीं और ही चल रही होती है। लेकिन पर फिर भी जहाँ पहुंच भी पा रही है वहां भी लोगों में जागरूकता की कमी और मोटिवेशन की कहीं ना कहीं कमी है। तो लोग सोचते हैं नहीं, हमने हमारे पूर्वजों ने काम किया, हमने काम किया, बच्चों को भी इसी में लगा देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है निम्नांकित में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रतिमान नहीं है।
ए प्रशासकीय रेखीय स्टाफ प्रतिमान, बी प्रणाली विश्लेषण प्रतिमान, सी न्यायिक परिप्रेक्षा प्रतिमान, या डी है प्रदर्शन प्रतिमान। यानी कि देखिए इनमें से कौन सा एक है जो करिकुलम से रिलेटेड मॉडल नहीं है, करिकुलम से रिलेटेड रिलेशन उसका नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए प्रशासकीय रेखीय स्टाफ प्रतिमान भी कहीं ना कहीं होता है, सिस्टम से रिलेटेड भी होता है, प्रदर्शन से रिलेटेड भी होता है, लेकिन न्यायिक परीक्षा प्रतिमान जैसा कोई प्रतिमान यहाँ पे नहीं यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि नहीं है पूछा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु अंत अंततोगत्वा निम्नांकित में से किसका सुमिलन प्रभावी होगा। ठीक है, अंततोगत्वा था ये। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है संवैधानिक प्रावधान, बी है सामाजिक उद्रेक, आपका थर्ड है पूर्ण विकेंद्रीकरण, फिर है सभी अधिगमकर्ताओं का प्रदत्त आधारिक तैयार करना, और समुचित रूप से कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका आंसर? पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए भारत में प्रारंभिक शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण था, इसके लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। ठीक है, और माध्यमिक स्तर पे आप लोगों को पता ही है रमसा, और फिर पूरा ओवरऑल कहा जाए तो समग्र शिक्षा का कॉन्सेप्ट भी इसके बाद लाया गया था, जो सभी हमारे सिलेबस में है कहीं ना कहीं। तो देखिए भारत में अगर आप प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए बात करें क्या क्या किस किस का सम्मिलन प्रभावी होगा, तो देखिए संवैधानिक प्राविधान तो होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा है सामाजिक उद्रेक, ये भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। अगला है हमारे पास पूर्ण विकेंद्रीकरण। ठीक है, और अगला है सभी अधिगमकर्ताओं का प्रदत्त आधारिका जो है तैयार करना। तो देखिए, और अगला है समुचित रूप से कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण। तो पांचवा भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन सभी अधिगमकर्ताओं का प्रदत्त आधारिका जो है उसको तैयार करना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, देखिए संवैधानिक प्रावधान होना चाहिए, सामाजिक रूप से अवेयरनेस कहीं ना कहीं होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन या मतलब पूर्ण तौर पे आपको कार्य किया जाना चाहिए। फिर है समुचित रूप से कार्यान्वयन या अनुश्रवण भी किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नांकित में से किस प्रकार के अनुसंधान को ऐसे हस्तक्षेप के प्रभाव की सतत जांच के आशय से वास्तविक जगत के कार्यचालन में एक लघु हस्तक्षेप कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा ड्रेस्टिक लग रहा है पढ़ने में, बस की लाइन पकड़ लो। ऑप्शन है व्यष्टि अध्ययन, नैसर्गिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान या ऐतिहासिक अनुसंधान। तो देखो ऐतिहासिक अनुसंधान या नैसर्गिक अनुसंधान जैसा आपने दुनिया में पढ़ा है आज तक कभी, और है एक है व्यष्टि अध्ययन। ये तो चलो कुछ हो सकता है। अब देखिए आपको मैंने एक चीज बताई थी, तात्कालिक क्या मतलब एक आप कह सकते हैं छोटे ड्यूरेशन के लिए जो समस्या का समाधान किया जा सकता है वो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें एक की पॉइंट मिल गया था, क्या? लघु हस्तक्षेप। तो भाई सीधे सीधे क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, पावलोवियन और स्किनरियन अनुबंधन के बीच महत्वपूर्ण अंतर क्या है? अब चूंकि देखो पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और पियाजे चार ही लोग तो हैं हमारे उसमें डाल दिए गए हैं, तो आप लोगों को यहाँ से कनेक्ट करके वो चीजें पढ़नी है। ऑप्शन नंबर ए है उद्दीपक उद्दीपक स्थापन, बी है उद्दीपक बनाम उत्सर्जित व्यवहारों का संवर्ग, सी है एक में अनुक्रिया के पूर्व प्रबलन घटित होता है जबकि दूसरे में अनुक्रिया के बाद प्रबलन दिया जाता है। मतलब कहीं कहीं तो ऐसा है कि इनिशियल फेज में क्या दिया जाता है? रीइंफोर्समेंट, और कहीं क्या है? आफ्टर दिया जाता है, बाद में दिया जाता है रीइंफोर्समेंट, क्या कुछ ऐसा है? और फोर्थ है एक में दो उद्दीपकों की युग्मन की संख्या महत्वपूर्ण होती है जबकि दूसरे में अनुक्रिया प्रबलन निर्बलता महत्वपूर्ण है। मतलब किसी में ऐसा है कि स्टार्टिंग के दो जो स्टिमुलस हैं वो इंपॉर्टेंट है, और किसी में ऐसा है रीइंफोर्समेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, रीइंफोर्समेंट के बाद दिया जाने वाला। अगला है एक में अधिगमकर्ता सक्रिय नहीं होता है जबकि दूसरे में सक्रिय होता है। यानी कि एक में क्या है? एक्टिव है जो लर्नर है, और एक में एक्टिव लर्निंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो अगला आपका है जैसे कि ये आपने देख लिया था, एक में अधिगमकर्ता सक्रिय नहीं होता है जबकि दूसरे में सक्रिय होता है। फिर है दो उद्दीपकों अथवा दो अनुक्रियाओं के मध्य अव्यवस्था काल महत्वपूर्ण नहीं होता। तो देखिए उद्दीपक उद्दीपक स्थापन जैसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण अंतर ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें।
फिर है उद्दीपक बनाम उत्सर्जित व्यवहारों का संपर्क। अब देखिए स्टिमुलस देने के बाद जो आपको रिस्पांस मिला था या व्यवहार आउटपुट व्यवहार जो आ रहे थे वो कुछ अलग अलग थे, ये तो बिल्कुल सही है, इनमें कहीं ना कहीं अंतर है। अगला है एक में अनुक्रिया के पूर्व प्रबलन घटित होता है जबकि दूसरे में अनुक्रिया के बाद प्रबलन दिया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। आप लोगों को पता भी है स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी जो है थॉर्नडाइक की है। बार बार आप कहते हो ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जो कि दिया गया है बीएफ स्किनर जी के द्वारा, जिन्होंने चूहे और कबूतर पे क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो आप लोगों को पता है वहां RS कहा जाता है, यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस उल्टा है। ठीक है, अब अगला है एक में दो उद्दीपकों की युग्मन की संख्या महत्वपूर्ण होती है जबकि दूसरे में अनुक्रिया प्रबलन निर्भरता महत्वपूर्ण है। भाई ये भी बिल्कुल सही बात है। एक जगह आपका आप लोगों को पता ही है कंडीशन स्टिमुलस के लिए कंडीशन रिस्पांस मिलता था, उसके बाद आपने क्या किया, अनकंडीशन स्टिमुलस भी आपने जोड़ दिया कंडीशन स्टिमुलस में, तभी भी आपको रिस्पांस मिला, या न्यूट्रल स्टिमुलस जोड़ लिया कह लीजिए, है ना। तो मतलब आप लोगों ने क्या किया, पहले आप लोगों ने देखा कि लीवर दबने पे खाना मिलता था कुत्ते को, अब उसने क्या किया, बेल बजने पे क्या आ जाती थी, उसकी लार आ जाती थी। ठीक है, धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, कंडीशनिंग इस तरीके से की कि बेल बजने पे खाना देते थे तो कुत्ते की क्या होती थी, सेलिवेशन क्रिएट हो जाती थी। लेकिन बाद में ऐसा किया गया कि जो बेल थी वो खाली बजाई गई और फूड नहीं लाया गया, और तो तभी भी उसकी सेलिवेशन रिलीज हो जाती थी। ठीक है, यानी कि इस तरीके की कंडीशनिंग की गई थी पावलो वाले में। तो अगला है हमारे पास एक अधिगमकर्ता सक्रिय नहीं होता है जबकि दूसरे में सक्रिय होता है। ठीक है, अब ये भी बिल्कुल सही बात है भाई, निष्क्रिय होता है, क्योंकि आप लोग बार बार ये क्वेश्चन 1 करोड़ बार आ चुका है मुझे लगता है, कितने पेपर में, जितने भी सब जगह के पेपर होते हैं, कि बताइए कौन सा ऐसा है जिसमें जो आपका जिसको जानवर जो है वो निष्क्रिय फेज में रहता है। पेवलोव इसका आंसर है ना। तो क्या हो जाता है, क्योंकि वो उसने कुत्ते को बांध के पूरा प्रॉपर अलग तरीके से लगा लुगू के रखा था, है ना। तो ये क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात, ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, अब अगला हमारे पास है छठा, दो उद्दीपकों अथवा दो अनुक्रियाओं के मध्य अव्यवस्था काल महत्वपूर्ण नहीं होता। देखिए ये तो गलत बात है, क्यों नहीं महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, वो जो थ्योरी थी पेवलोव की, धीरे धीरे अगर कुत्ते को खाली आप क्या करेंगे, खाली बेल बजाएंगे और खाना नहीं देंगे, तो धीरे धीरे क्या होता था, एक्सटेंशन भी होने लगता था, यानी कि वो विलुप्तीकरण भी आने लगता था। फिर उसकी लार टपकना धीरे धीरे क्या हो जाती थी, बंद हो जाती थी। ठीक है, फिर अचानक से बेल बजती थी तो उसे याद आता था, तो अचानक से उसकी सलाइवा जो होती थी रिलीज हो जाती थी। यानी कि आप कह सकते हैं जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यकरण यहाँ पे होता था। ठीक है, कि बिना घंटी के, मतलब बिना वैसे याद रखिएगा, भोजन जो था मिल जाता था लीवर के प्रेस होने पे, लेकिन घंटी जोड़ दी गई उसके साथ, घंटी और लीवर प्रेस किया तब भोजन मिला। घंटी और लीवर को प्रेस करने से भी लार आती थी, खाली घंटी से भी बाद में आने लगी, लार आने लगी। इस तरीके की कंडीशनिंग उन्होंने की थी। ठीक है, तो आंसर हमारा आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। आज के क्वेश्चन थोड़ा बड़े हैं इसलिए डाले गए हैं क्योंकि देखिए पेपर में किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसलिए हमें पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक होगी बात। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और कोई सुझाव होंगे कि किस चीज़ों को और कुछ अन्य तरीके से किया जाए तो ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भावात्मक प्रज्ञा की अवधारणा के लिए बुद्धि के किस सिद्धांत को अग्रधावक कहा जाता है। थर्स्टन का बहुकारक सिद्धांत, वर्णन का अधिक्रमित संरचना का सिद्धांत, बर्ट का समूहकारक सिद्धांत, या गार्डनर का बहुबुद्धि बहुविमात्मक सिद्धांत। याद रखिएगा, थर्स्टन जो है आपको पता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है, 7 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। वर्णन का जो अधिक्रमित संरचना का सिद्धांत है, ये ज़्यादा उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स के बारे में बात करी नहीं है। बर्ट के समूहकारक में भी ज़्यादा बात नहीं करी है, 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं ये। ठीक है, जैसे थॉर्नडाइक का जैसा ही है इनका, जैसे उन्होंने कहा था सामाजिक मूर्त और अमूर्त, तो इन्होंने एक गामक डाल दी थी बुद्धि बस उसमें। तो देखिए गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसमें कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है, क्योंकि भावात्मक रूप भी उसमें कहीं ना कहीं आ जाता है। क्योंकि जो एस्थेटिक है, जो ड्राइंग वगैरह करता है या मूर्तिकार वगैरह जो होते हैं, उनमें वो भावात्मक रूप से उसमें चीज़ें डालते हैं। कोई आप देखते हैं इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल अलग अलग होते थे। इंट्रा जो होते हैं यानी कि अंतः व्यक्तित्व, वो फिलोसोफर्स जैसे लोग होते हैं, अंदर जाते हैं, जो अपने आत्म से मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो भी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। और अब बात करेंगे इंटरपर्सनल की, यानी कि अंतर व्यक्तित्व, यानी कि जो दूसरों को जानते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल, मतलब जो साइकोलॉजर होते हैं खासतौर पे। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, गार्डनर। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, ब्रेन स्टॉर्मिंग को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ब्रेन स्टॉर्मिंग को इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ किया जाता है? अभिसारी सोच में, प्रकारात्मक स्थिरता में, अनुक्रिया समुच्चय में, अपसारी सोच में। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश वालों को भी मैं बोल देती हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग कहाँ पे यूज किया जाता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग में, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग में, और क्या रिस्पॉन्स सेट में, या प्रकारात्मक स्थिरता में? वैसे इंग्लिश में मैं इसका आंसर जाते जाते आपको दे जाती हूँ, डाइवर्जेंट थिंकिंग। हिंदी में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, सीटेट का क्वेश्चन है क्योंकि। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, फिर आ जाते हैं थोड़ा अच्छे लेवल के प्रश्न पे। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था के अंतर्गत बौद्धिक विकास से जुड़ी है? ए, नैतिक विकास, बी, अभिप्रेरणा से द्वंद, सी, अभिसारी एवं अपसारी चिंतन क्षमता, और डी है नायकुजन। आप लोगों ने देखा है एडोलेसेंस की जो, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं डाला गया है हमारे सेकंड चैप्टर में। आप लोगों ने देखा है एडोलेसेंस जो है, स्टेनली हॉल ने स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज बताई है, तनाव और तूफान की अवस्था। साथ ही साथ ये जो अवस्था होती है, इसमें बच्चा जो होता है, नायक पूजा, वीर पूजा भी इसे कहते हैं, अपने आइडल को की तरफ झुकना लगता है, ये भी इसके अंदर गुण आता है। तो देखिए, लेकिन ये बुद्धि से तो कुछ नहीं जुड़ा हुआ है ना। अगला है नैतिक विकास। नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट, तो ये भी कहीं ना कहीं बुद्धि से तो कहीं कोरिलेट नहीं खाता है ना। नैतिक तथ्यों, नैतिक मूल्यों, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, अलग अलग तरीके की जो आपकी डेवलपमेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं बुद्धि से रिलेटेड एज सच डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, अब है अभिप्रेरणा से द्वंद। देखिए, मोटिवेशन और कॉन्फ्लिक्ट, ये भी कोई आप कह सकते हैं बौद्धिक विकास से नहीं जुड़ा हुआ है। हाँ, अभिसारी या अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट एंड कॉन्वर्जेंट जो एबिलिटी होती है, वो कहीं ना कहीं है। आप लोग समझ सकते हैं, डाइवर्जेंट का मतलब है जो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो। जैसे कि मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि आपको क्या लगता है, जो जो हमारी पृथ्वी है, इसका विकास कैसे हुआ होगा, कहाँ से आई होगी, मैं आपसे पूछ लूँ। हर किसी के व्यू पॉइंट इसमें, अब देखिए, जो फिक्स बताएगा उसको तो फिक्सेशन आ जाएगा, लेकिन हर किसी के व्यू पॉइंट इसमें अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे फिक्स क्वेश्चन पूछ लूँ कि बताओ ब्लैक होल की जो थ्योरी थी किसने दी, तो आप फिक्स आंसर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्लोज एंडेड हो जाएगा, यानी कि कॉन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, शैक्षिक अवसर की समानता की अवधारणा है। यानी कि जो शिक्षा के अवसर हैं सभी को समान रूप से दिए जाने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट जो है क्या है? बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक बच्चे के लिए एक समान शैक्षिक अवसर, सभी के लिए एक समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, प्रत्येक को अपना हक दिया जाए, सभी को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना, या नकारात्मक कारकों को उदासीन कर योग्यता के आधार पर शिक्षा। देखिए, बिना किसी भेदभाव को प्रत्येक बच्चे के लिए एक समान शैक्षिक अवसर, ये भी सही है। अगला है, प्रत्येक को अपना हक दिया जाए, ये भी सही है। सभी को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना, ये भी सही है। और लास्ट है, नकारात्मक कारकों को उदासीन कर योग्यता के आधार पर शिक्षा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे क्या हो सकता है। क्या इसका आंसर ए बी सी तीनों होगा, क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, SW क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये होमवर्क क्वेश्चन था। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं हमारे चैनल को। देखिए, मैं होमवर्क में ज़्यादातर कभी कभी होता है कि एक दो क्वेश्चन कुछ टिपिकल आ जाए, अदरवाइज मैं बहुत ईजी क्वेश्चन देती हूँ आपको। तो प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है, और चूंकि आप लोग, मुझे लग भी रहा है कि काफ़ी शेयर कर रहे हैं और काफ़ी प्यार दे रहे हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके तक, खाली हलवा क्वेश्चन नहीं देंगे आपको, अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुंचाएं। ठीक है, धन्यवाद।